छुट्टी के बाद आते ही चीफ जस्टिस ने मोदी सरकार को टाइट करना शुरू कर दिया है। छुट्टियों की वजह से पिछले लगभग 1.5 महीने तक मोदी सरकार चीफ जस्टिस के घेरे से बची रही, लेकिन 3 जुलाई को जैसे ही चीफ जस्टिस ने मणिपुर के मामले पर सुनवाई शुरू की तो शुरुआत में ही सरकार को झटका मिल गया। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, बेहद आसान भाषा में और कम शब्दों में आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। हमने पिछले कई वीडियोज में कहा था कि केजरीवाल पीएम मोदी के रास्ते पर चल रहे हैं, वही रास्ता कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कान गर्म करते हुए तगड़ा वाला सवाल कर दिया है और भोजपुरी में हड़का भी दिया है। इसके साथ ही आपको एक विश्व स्तरीय राजमिस्त्री से मिलाएंगे और उसका ब्रह्मांड स्तरीय कार भी दिखाएंगे। यूपी के रामराज्य में एक सड़क बनी है, उसका दर्शन भी कराएंगे जो सीधे अमेरिकी सड़कों को टक्कर देती है, जिसे देखकर अमेरिका वाले भी पानी पानी हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल 2023 को एक आदेश में दिल्ली की केजरीवाल सरकार को 10 दिन के भीतर RRTS नाम की एक परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया था। लेकिन 3 जुलाई को दिल्ली सरकार ने कह दिया कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, कहां से दें। खबरों के अनुसार केंद्र सरकार और यूपी की सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए पहले ही पैसा जमा कर दिया है, लेकिन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने यह दावा किया है कि केंद्र सरकार को ही पूरा खर्चा वहन करना चाहिए। इसी पर जज साहब भड़क गए और कहने लगे कि प्रचार करने के लिए आपके पास खूब पैसा है, विकास परियोजनाओं के लिए पैसा नहीं है। जरूरत पड़ी तो आप जो पैसा प्रचारबाजी में खर्चा करते हैं उसको इस प्रोजेक्ट में लगाने का आदेश हम दे सकते हैं, क्या यह ठीक लगेगा? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि हमें 2 सप्ताह के भीतर बताइए कि आपने पिछले 3 साल में विज्ञापन पर कितना पैसा खर्च किया है। दिल्ली सरकार के वकील ने जवाब दिया कि साहब फंड की कमी है, कैबिनेट का यही निर्णय हुआ है। हमने 2020 में ही बता दिया था कि हमारे पास फंड नहीं है, तभी कोरोना के बाद स्थिति और खराब हो गई। इसके साथ ही उधर केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाने वाला जीएसटी का जो मुआवजा है वो भी नहीं मिल रहा है, पिछले वित्तीय वर्ष से बंद कर दिया गया है। वैसे यही बात भी समझने वाली है कि केंद्र सरकार पर कई राज्यों का जीएसटी कलेक्शन का हिस्सा न देने का आरोप लगातार लग रहा है, ज्यादातर जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं। मगर ये सब कुछ सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में कुल कितना खर्चा होना है। जवाब आया 5000 करोड़ से अधिक। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या पूरा पैसा एक बार में चाहिए? आइए देखें कि आप अन्य चीजों में कितना खर्च करते हैं दिल्ली सरकार। ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, हालांकि वित्तीय पहलू हम राज्य सरकार पर छोड़ते हैं, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए जब आप कहते हैं कि कोई फंड नहीं है तो हम जानना चाहते हैं कि आपने विज्ञापन पर कितना पैसा खर्च किया है। वैसे प्रोजेक्ट बनाना भी एक विज्ञापन ही है, लोग जानते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला छेड़ दिया है। बात दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की हो या फिर केंद्र की मोदी सरकार की या फिर अलग अलग राज्यों में जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, उन सभी से यह हिसाब मांगा जाना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से विज्ञापन पर कितना पैसा खर्च किया है। हालांकि अन्य दलों की सरकारों से भी यह पूछा जाना चाहिए, मगर जो दिखता है उससे यह महसूस होता है कि बीजेपी की सरकारों ने प्रचार प्रसार पर खर्च करने की सारी सीमाओं को पार कर दिया है। कभी कभी तो अनर्गल विज्ञापन देखने को मिलते हैं जिनसे साफ साफ समझ में आता है कि यह सरकार या सरकारी कार्यक्रम का नहीं बल्कि पार्टी का प्रचार हो रहा है, बेमतलब का प्रचार हो रहा है। पिछले दिनों हमने बताया था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगा कि पंजाब सरकार के पैसे से गुजरात में चुनाव प्रचार हो रहा था आम आदमी पार्टी के लिए। हालांकि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केजरीवाल से बहुत आगे हैं, मीलों आगे हैं, पीछा करना बहुत मुश्किल है। यह अलग बात है कि सवाल फिलहाल अरविंद केजरीवाल की सरकार से ही किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ द्वारा मणिपुर मामले पर सरकार की खिंचाई किए जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप हमें नाली निर्माण का अद्भुत नजारा, यह निर्माण करने वाले इंजीनियर, ठेकेदार, जेई और काम करने वाले मजदूरों को किसी बड़े सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए। ऐसी काबिलियत केवल बाबा के कार्यकाल में ही मुमकिन है। इस मामले को देखकर आप भी मने मन कसमसा रहे होंगे, लेकिन इस तरह की चीजों के असल जिम्मेदार आप लोग हैं, आम जनता है। याद करिए, जब भी इस तरीके का घटिया निर्माण होता है तो क्या आपने कभी भी इस बात की जहमत उठाई कि संबंधित लोगों जैसे जो लोग भी मौके पर काम कर रहे हैं या जो ठेकेदार है, जो इंजीनियर है या फिर सीधे अधिकारियों से ही घटिया काम की शिकायत की जाए? आम आदमी एक नजर देखता है, मनी मन सरकार को कोस देता है, गरिया लेता है और निकल जाता है। जरूरत है कि हर एक नागरिक जिम्मेदार बने, जहां भी घटिया निर्माण देखें उसको तत्काल टोका टाकी करने की जरूरत है, और नहीं करेंगे तो मत करिए, पैसा तो आप ही का खराब हो रहा है। जेई, ठेकेदार, अधिकारी सब मजा लेंगे, टूटही सड़कियां पर आप ही। तो लिखा है कि पहली ही बारिश ने PWD के काला कांडों की पोल खोल दी है। देखिए, ये सड़क अभी हाल फिलहाल में ही ठीक कराई गई है, जो पहली बारिश में ही टाटा फिस हो गई। बताया जा रहा है कि इसकी नवीनीकरण और मरम्मत का कार्य 44,49,000 रुपए में किया गया है, लेकिन इसकी हालत देखकर तो लग रहा है कि 4 लाख में ही सारा काम निपटा दिया गया है। रामराज के पुजारी चाहें तो कह सकते हैं कि सड़कियां कमजोर नहीं है, इस आदमी के पैर मजबूत हैं। यहाँ एक बात और समझने वाली है, 44 लाख के बजट
में कम से कम यहां पर सड़क पर काला रंग देखने को तो मिला है। ढूंढा जाए तो सैकड़ों ऐसे मामले मिलेंगे जहां पर बजट पास होता रहता है, जमीन पर कुछ भी नहीं होता। कागज में सड़कियां हर साल बनती है, लेकिन असलियत क्या है ये आप सब जानते हैं। वैसे एक बात और, साल 2017 के 15 जून तक ही पूरे के पूरे यूपी की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई थी। अब तो दूसरे राज्यों से आने वाले भी जैसे ही बढ़िया सड़क देखते हैं समझ जाते हैं कि हम राम राज्य में घुस चुके हैं। आप भी समझ ही गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। पिछले 3 मई के बाद लगातार मणिपुर से चिंताजनक खबरें आ रही हैं। चारों तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और तमाम जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री क्या कर रहे हैं ये तो आप सब देख ही रहे हैं। कभी विदेशी यात्रा, कभी चुनावी यात्रा, कभी सफेद सफेद ट्रेनों को हरी हरी झंडी दिखाना होता है, तो कभी विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का कार्यक्रम भी चल रहा है। जाहिर सी बात है, व्यक्ति एक साथ कितना काम करेगा। 18-18 घंटा पहले से कर रहे हैं। पहले जिस महाराष्ट्र में सत्ता जाने का डर है उसे संभालें, उधर 2024 का चुनाव कपार पे आ गया है, उसका जुगाड़ बैठाएं कि मणिपुर पर ध्यान दें। अब बताइए मणिपुर को समय देने का क्या अर्थ निकलेगा। वहां तो पहले से डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार बनी ही है। 2 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है। प्रधानमंत्री की जबान से अब तक मणिपुर का म तक नहीं निकला है। इस बात की खूब चर्चा हो रही है। बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर और परम भक्त भी इस मामले पर आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि आखिर यह कैसे हो सकता है कि भारत का एक राज्य इस कदर उथल पुथल का शिकार हो रहा है। 120 से अधिक लोगों का जीवन समाप्त हो चुका है, मगर फिर भी प्रधानमंत्री की जबान से एक शब्द नहीं निकला है। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह समझ में आ गया है कि जनता वंता का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट विपक्षी दलों के नेताओं को उठा लो, नेता न मिले तो आधी पार्टियां उठा लो, मिले तो पूरी उठा लो। जनता जाएगी तो जाएगी कहां, वोट तो देगी ही, और वोट किसी को दे, मिलेगा हमें ही। महाराष्ट्र की जनता शिवसेना को वोट दे तो भी भाजपा को मिलेगा, एनसीपी को वोट दे तो भी भाजपा को मिलेगा। यानी कि टारगेट साफ है, जनता के सामने ऑप्शन ही नहीं छोड़ना है। सभी पार्टियों को अपने भीतर मिला लीजिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सरकार के पास बहुत सारे हथियार हैं। हथियार कौन कौन से हैं ये आप सब जानते हैं। भोजपुरी में एक कहावत है कि वर मरे चाहे कन्या, दक्षिणा से काम है। वही हाल भारतीय जनता पार्टी का हो गया है कि पार्टी तोड़ो या नेता, कुर्सी मिलने से काम है। और कुर्सी के पीछे इस कदर व्यस्त हो गए हैं कि चाहे देश की जनता के साथ कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे एक राज्य पूरी तरह से समाप्त ही क्यों ना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिछली बार जब मणिपुर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो मणिपुर में मात्र 20 जिंदगियां समाप्त हुई थी। लेकिन अब जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई तो लगभग 120 की संख्या हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील का कहना है कि कर्फ्यू को घटाकर प्रतिदिन 5 घंटे कर दिया गया है, यानी कि स्थिति में सुधार है। लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार बहुत ज्यादा सुधार दिखता नहीं है, क्योंकि कल रात ही खबर आई कि 4 आदिवासियों को समाप्त कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस BS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ 2 याचिकाओं पर विचार कर रही थी। पहली याचिका है जिसमें कुकी जनजाति के लोगों के लिए सुरक्षा की मांग की गई है सेना द्वारा, और दूसरी याचिका है मणिपुर में मैतेई समुदाय को ST दर्जा दिए जाने को लेकर मणिपुर हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया था उसके खिलाफ उसे चुनौती दी गई है। अब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो मणिपुर ट्राइबल फोरम की ओर से पेश वकील डॉक्टर कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि राज्य में स्थिति खराब हो गई है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि अब स्थिति में सुधार हो रहा है और पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। सरकार के वकील ने यह भी कहा कि इस मामले को सांप्रदायिक मोड़ बिल्कुल न दिया जाए, जैसे ईसाई या कुछ और वास्तविक इंसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। मगर सवाल तो यह भी उठता है कि जब आरोप लगे कि 200 से अधिक चर्च बर्बाद कर दिए गए हैं तो फिर सांप्रदायिक कोण आने से कैसे रोका जा सकता है। सरकार की तरफ से मणिपुर को लेकर अब तक का स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा कि अब तक सरकार ने मणिपुर के मसले पर कौन कौन से कदम उठाए हैं, घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों का क्या हालचाल है, बेघर हुए लोगों और घटना से प्रभावित लोगों के लिए क्या कदम उठाए गए, सुरक्षा बलों की तैनाती का क्या हाल है तथा कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत रिपोर्ट सरकार हमें सौंपे। और कहा है कि अगले सोमवार यानी 10 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई है, डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और हाँ, देरी नहीं होनी चाहिए। यानी कि इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त रूप अपनाने को तैयार लग रहा है, जो कि आने वाले दिनों में सरकार के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हथियारों की बरामदगी को लेकर भी गंभीर प्रश्न उठाए हैं। यानी कि सीधे सीधे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस स्वयं मणिपुर के मसले पर गंभीर दिख रहे हैं और अब यह उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के बाद ही सही सरकार कोई गंभीर एक्शन लेगी और मणिपुर की जनता को कुछ राहत मिलेगी। पिछले दिनों आपने देखा था कि देश के प्रधानमंत्री तो मणिपुर नहीं पहुंचे, लेकिन लोकसभा से बाहर कर दिए गए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे थे और वहां के लोगों से मिलकर राहुल गांधी ने उनका हाल जानने का प्रयास किया। हालांकि राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर खूब हल्ला मचा, पता चला कि कहीं कोई रास्ता रोक दिया गया तो कहीं कुछ और कहानी सामने आई और उसके तुरंत बाद शुरू हुई इस्तीफे की नौटंकी। पहले खबर उड़ाई गई कि मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं, फिर पता चला कि किसी कार्यकर्ता ने इस्तीफा का लेटर फाड़ दिया और इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें साफ साफ दिख रहा था कि किस तरीके से पीछे से एक महिला को बाकायदा बुलाया जाता है। वो महिला आती है, आराम से लेटर पकड़ के फाड़ देती है और फिर उस लेटर को बाकायदा सजाकर फोटो खींचकर शेयर किया जाता है कि कार्यकर्ताओं ने लेटर फाड़ दिया, इसीलिए इस्तीफा कैंसिल। वैसे यदि किसी को इस्तीफा देना ही होता तो दूसरा लेटर लिखने
देखने में कितना समय लगता है, मगर करना तो कुछ भी नहीं था, करनी थी नौटंकी जो पूरी हो गई। जितना तमाशा इस्तीफा को लेकर किया गया, इतनी मेहनत यदि मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए की गई होती तो आज तस्वीर कुछ और होती, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि मणिपुर में कुछ होता ही नहीं, सब कुछ शांत रहता। बहरहाल इंतजार करिए, बहुत सारे मामलों में अब सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम उम्मीद की तरह नजर आता है। देखना यह है कि अभी मणिपुर की डबल इंजन भाजपाई सरकार शांति बहाल कर पाती है या फिर नौटंकियों में कुछ और महीने और कुछ और जिंदगियों को समाप्त होने देती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा काम पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया करिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।